अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, स्कोप क्या होता है? मतलब कि इंटरनेशनल लॉ कितना वसी है, ये किस किस के साथ डील करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये किस किस पे इम्प्लीमेंट होता है। हम जितनी भी चीज़ें जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर डिस्कस करते हैं, हम जो पढ़ते हैं या फिर जो भी परफॉर्मेंस इसके अंडर होती है, वो सारी की सारी इसका स्कोप है। ठीक है, टोटली जो हमने एक जितने भी आउटलाइन दी होती है ना, ये सारी की सारी आउटलाइन की जो पहली पहली हाइडिंग्स होती है ना, वो इसका स्कोप होता है। Okay. The scope of international law refers to the range of subjects, issues and relationship that are regulated by the rules of international law. अच्छा, इसमें ये होता है कि ये एक रेंज होती है, ठीक है, एक लाइन आप समझ लें, जिसके अंदर इसके सब्जेक्ट्स आते हैं जिनको हम पर्सनैलिटीज़ भी कह सकते हैं या एक्टर्स भी कह सकते हैं, जिन पे इंटरनेशनल लॉ जो है वो लागू होती है या फिर इंटरनेशनल लॉ जो है जिसको बाइंड करता है। उसके अलावा जो इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ कोई भी हो सकता है, टेररिज्म का हो सकता है, क्लाइमेट चेंज का हो सकता है, डिफरेंट जो इंटरनेशनल लेवल में जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ हो सकते हैं, वो बेशक ट्रेड के हो सकते हैं, इकोनॉमी के हो सकते हैं, या फिर वैसे आपके रिलीजियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो हैं वो भी इसके अंडर आते हैं, जिनके साथ इंटरनेशनल लॉ जो है वो डील करता है। इट डिफाइंस द एरियाज वेयर द इंटरनेशनल लॉ अप्लाइज एंड द गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल एक्टर्स। अच्छा, ये जो इसका स्कोप है इंटरनेशनल लॉ का, ये बेसिकली उस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि कहाँ कहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है, और जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके जो मामलात हैं, जो भी उनके कंडक्ट हैं, रिलेशंस हैं, उनको भी गवर्न करता है। सबसे पहले अगर बेसिकली हम देखें इसके प्राइमरी स्कोप, तो उसमें रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स आ जाता है। जितने भी स्टेट्स के दरमियान जो मामलात हैं ये उसको हैंडल करता है, उसको कंट्रोल करता है। द प्राइमरी स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ टू रेगुलेट द रिलेशंस बिटवीन स्टेट। इट प्रोवाइड्स रूल्स फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन एंड द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज। सबसे पहली चीज़ यही है कि जितनी भी जो रियासतें होती हैं, ये उनके दरमियान जो उनके रिलेशंस होते हैं ये उसको चलाता है। ठीक है, मतलब वो जितने भी रिलेशंस बनाते हैं वो अंडर इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं। उसके अलावा ये कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये लॉ है, तो लॉ क्या होता है? लॉ एक कम्बिनेशन होता है रूल्स का, स्टैंडर्ड्स का, प्रिंसिपल्स का। तो ये कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है ताकि स्टेट्स के दरमियान पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, सारी जो है वो पीसफुली रहें, आपस में कोऑपरेट करें, और उसके अलावा जितने भी जो डिस्प्यूट्स हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात हैं, उनको सेटल किया जा सके पीसफुली। तो बेसिकली इसका पहला फंक्शन यही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसके स्कोप में आता है कि ये जो है वो रिलेशंस जो होते हैं ना स्टेट्स के दरमियान, उनको ये रेगुलेट करती है। दूसरे नंबर पे आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप इन इनिशियल स्टेज, शुरू शुरू में वो सिर्फ स्टेट्स तक लिमिटेड था, लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टेक्नोलॉजी आती गई या फिर जो मॉडर्नाइजेशन आती गई, तो इसका जो स्कोप बढ़ता गया, फिर उसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हो गई। International law governs the activities and functions of international organizations such as the United Nations and the World Trade Organization. अच्छा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इसमें यह है कि पहले तो ठीक है वो स्टेट्स तक ही महदूद था, लेकिन अब वो जो इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये उसके मामलात को भी गवर्न करता है, उसकी को भी फंक्शनल करता है। तो इसमें यह है कि जितनी भी जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं, और भी बहुत सारी जैसे नेटो हो गई या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एयू हो गया या ईयू, इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनके मामलात को भी, उनके अंदर जितनी भी उनके स्टेट्स मेंबर्स जो होती हैं, उनके रिलेशनशिप को जो है या फिर डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करती है, उनको हैंडल करती है। These organizations operate under the rules created by the international agreements and treaties. अच्छा, ये जो होती है ना जितनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चूँकि ये किसी एग्रीमेंट के तहत बनती हैं, किसी ट्रीटी के तहत बनती हैं, तो वो जो ट्रीटी के अंदर या जो है वो जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, ये उनके मातहत होती हैं। उसके बाद जो आईएल का जो एक स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वसी है, यहाँ तक कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स और ह्यूमन राइट्स जो हैं वो भी शामिल होते हैं। मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स एज सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और पर्टिकुलरली इन मैटर्स रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल क्राइम्स। अच्छा, अब जो मॉडर्न जो इंटरनेशनल लॉ है ना, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है कि जो इंडिविजुअल्स है ना वो भी इंटरनेशनल लॉ के अंडर आते हैं।
ख़ास तौर पे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं या फिर उसके मामलात में, और इंटरनेशनल जो क्राइम्स होते हैं ना उसमें। इसमें ये है कि अगर कोई क्राइम करता है कोई इंडिविजुअल, तो फिर उसको सज़ा दी जाती है इंटरनेशनली। Institutions like the International Criminal Court can prosecute individuals for serious crimes such as genocide and war crime. अच्छा, इंटरनेशनल लेवल में कुछ जो है वो कोर्ट्स भी बनाई गई हैं, जैसे आईसीसी है, इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स को, अगर कोई क्राइम करता है, कोई सीरियस किस्म का क्राइम करता है, कोई जीनोसाइड नस्लकशी करता है, मार डालता है, या फिर उस तरह के वॉर क्राइम्स करता है, तो फिर वो आईसीसी जो है उसको प्रोसिक्यूट करती है, उसको हिरासत में लेती है और उसके ऊपर जो है वो मुकदमा जारी करती है। बाद आ जाता है पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लॉ एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग द यूज ऑफ फोर्स एंड प्रमोटिंग पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, जो आईएल होता है ना, जितने भी इंटरनेशनल लेवल में जो स्टेट्स के दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल में जो एक पीस होता है, जो सिक्योरिटी होती है उसको मेंटेन करना जो होता है वो भी इसके अंडर आता है। अब वो पीस और सिक्योरिटी को कैसे जो है वो मेंटेन करते हैं, एक तो ये जो यूज़ करते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली रेजोल्यूट करते हैं, जिससे जो है वो सिक्योरिटी और पीस मेंटेन होती है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ ऑफ सी के साथ भी जो है वो डील करता है। इट ऑल्सो कवर्स द मैरीटाइम मैटर्स सच एज टेरिटोरियल वाटर्स, navigation rights and exploitation of marine resources under agreements like the United Nations Convention on the Law of Seas. इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, ज़ाहिर बात है कि जब स्टेट्स के रिलेशंस की बात होगी तो उनके दरमियान ट्रेड और कोऑपरेशन तो होगी अल्टीमेटली, और इसके अलावा जो दूसरी एंटिटीज़ हैं वो भी ट्रेड वगैरह इकोनॉमिक रिलेशन बना सकती हैं, वो भी बनाती हैं। तो इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंश्योरिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रिजॉल्विंग इकोनॉमिक डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट। अच्छा, इसमें ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ एक तो ग्लोबल ट्रेड या फिर उनके दरमियान जो स्टेट्स हैं या दूसरी एंटिटीज़ उनके दरमियान इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको रेगुलेट करती है, और उसको इंश्योर करती है। दूसरा ये कि उस ट्रेड में या उस कोऑपरेशन में अगर उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए, या फिर इस तरह का कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो फिर इंटरनेशनल लॉ ही उसको रिजॉल्व करता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ रूल्स बने होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए उन डिस्प्यूट्स को बड़ी पीसफुली जो है वो रिजॉल्व किया जाता है बिटवीन द स्टेट्स। उसके बाद है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अनदर इम्पोर्टेंट एरिया इन इंटरनेशनल environmental law which deal with issues like climate change, pollution control and the protection of natural resources. अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर जितना भी जो इंटरनेशनल लेवल में जो आपका इन्वायरमेंट है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो किसी स्टेट से ये पोलिटिकली वो जो लिमिटेड नहीं हो सकता, ठीक है, वो बाउंड्रीज को नहीं देखता, वो किसी का बॉर्डर नहीं देखता, तो इन्वायरमेंट जो है वो सबका कंबाइन होता है। तो अब ये है कि जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना ये भी इंटरनेशनल लॉ के ज़ुमरे में आता है, और ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट एक हम कह सकते हैं कि एरिया है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ का, जो डील करता है जितने भी इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हो हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज हो सकता है, पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, या फिर प्रोटेक्शन हो गई है नेचुरल रिसोर्सेज, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसके ऊपर, कोई ऐसी मोहलिक जो बीमारियां लग जाती हैं जैसे कि कोविड-19 जो आपकी यानी जो ट्रांस बाउंड्री होती है एक बॉर्डर से जो है वो पार होती हैं, तो फिर उनके साथ कौन डील करता है? उनके साथ आपकी इंटरनेशनल जो आपकी लॉ है वो डील करता है। होता है कि सारी कंट्रीज मिलके बैठ के कोई ना कोई जो है वो हल निकालती है। अब वो एक कंट्री के कंट्रोल में तो नहीं होता, क्योंकि वो मसला ही वो ऐसा है कि जैसे टेररिज्म हो गया या इस तरह के, तो मसला ही कुछ ऐसा, तो उसमें ये होता है कि सारी रियासतें जो है वो मिलके बैठ के इकट्ठे कलेक्टिवली एक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। इसको अगर कंक्लूड किया जाए, ओवरऑल देखा जाए, अच्छा ये चीज़ याद रखें कि स्टार्टिंग में जो इसका स्कोप था वो लिमिटेड था टू द स्टेट्स, लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन के साथ साथ जो है वो इसका स्कोप बढ़ता गया, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती गई, नॉन स्टेट एक्टर्स आते गए, आपका इन्वायरमेंट आ गया, उसके अलावा जो लॉ ऑफ सीज आ गए, समुद्रों के कानून, ठीक है। लॉ ऑफ सीज भी होता है ना जिसमें समुद्रों के कानून होते हैं कि भाई एक स्टेट को कितना समुंदर जो है उसकी बाउंड्री के अंदर आएगा, या उस कितने जो है वो हिस्से में उसका कंट्रोल होगा,
जिसमें टेरिटोरियल वाटर है, तो उसमें ये होता है कि ये 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो स्टेट अपना फुल कंट्रोल जो है इख्तियार रखती है। उसके आगे जो है वो कॉन्टिग्यूस जो है वो जोन आता है, जिसमें उसके इख्तियारात होते हैं लेकिन थोड़े कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, वो भी तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स, और इन सम केसेस को वो ज़्यादा भी हो जाता है, 350 तक भी चला जाता है जैसे पाकिस्तान का। तो इसमें ये होता है कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में ये होता है कि जो स्टेट्स है उसका इख्तियार कम होता है। मतलब ये कि जो उस इलाके जो एरिया में दूसरी स्टेट्स जो हैं वो उनकी जो नेवी वगैरह या जो भी हैं उन कश्तियाँ वगैरह जो है भारी जहाज़ वो गुजर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे वाले जो हैं वो उसके रिसोर्सेज पे या इन चीज़ों पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उन रिसोर्सेज पे या नेचुरल रिसोर्सेज हो जाए या फिशिंग वगैरह, उस पे जो कंट्रोल होता है वो कोस्टल स्टेट का होता है। कोस्टल स्टेट वो स्टेट होती है जिसके साथ जो है वो समुंदर लगता है। उसके अलावा आगे हाई सीज वगैरह आ जाते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं यानी ये सारा कुछ किस में बयान होता है कि एक समुंदर जो है वो किसके हाथ में आता है, ये सारा कुछ जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर आता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसका जो स्कोप है ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ वेरी ब्रॉड। इट इंक्लूड द रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस अमंग स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, ट्रेड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर हम अपनी कंट्री से जो है वो थोड़ा बाहर दूसरे ममालिक में जितने भी हमारे जो रिलेशंस हैं, मुआमलात हैं, जो कुछ भी होगा ना वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर होगा, ठीक है। वो इंटरनेशनल लॉ उसके साथ डील कर रहा होगा किसी न किसी हद तक, आपको नज़र आएगा।